Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। धीरे धीरे करके वीडियो नंबर 131 की ओर हम आ चुके हैं और आज हम करने वाले अपने पास इंश्योरेंस इन इंडिया कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर का कैसा सेगमेंट होगा। मेक श्योर आपने हमारी पिछली सारी वीडियोस देख ली हों जिसके अंदर मैंने आपको बैंकिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही डिटेल के अंदर बताया हुआ है। अब आपके लिए इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। बट इनकेस अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि मजा तभी आता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस इन इंडिया। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर कि आपको ये पता है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको इंश्योरेंस का मतलब ही नहीं पता होगा तो चीजें समझाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग क्लियर करता हूं कि इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि हाँ भाई इंश्योरेंस नाम की एक चीज होती है, तो आपको उस बला के बारे में आज मैं क्लियर करूंगा कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो चलो, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप वीडियो को पॉज करके अभी कॉमेंट कर सकते हो कि इंश्योरेंस का मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कर सकते हो क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि हमारे हिसाब से इंश्योरेंस का मतलब क्या होना चाहिए। और ध्यान से सुनना, इस कड़ी को अगर आप समझ गए ना तो सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो मैं आपको पहले क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं बुक के ऊपर आऊंगा। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है कि ये पर्सन है, ठीक है, अब मान लो ये पर्सन अभी जॉब कर रहा है अपनी, लेट सपोज इसकी एज जो है वो 24 ईयर्स है, ये भी काम कर रहा है, अभी इसके हाथ पैर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि फ्यूचर के अंदर क्या इसके साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हो सकती है? यस सर, बिल्कुल हो सकती है। सोच के देखो कि जो इसकी वाइफ है, इसके साथ जो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा अगर ये पर्सन चला जाएगा? बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि ऐसे लोगों को जिनकी लाइफ का बहुत खतरा है, जिनके पीछे पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो ऐसे में इनको सोशल सिक्योरिटी देना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? सोशल सिक्योरिटी देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इनके लिए एक अपनी पीएसयू खोलती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स, जिसको नाम दिया गया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इन सभी लोगों को बोलती है कि कल को अगर आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है और आपकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ध्यान से सुनो, अगर ये कंसेप्ट समझ के चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके पीछे आपकी वाइफ और आपके बच्चों को एक मुश्त पैसा दिया जाएगा। अब वो पैसा कितना दिया जाएगा वो डिपेंड करता है आपने कितने की पॉलिसी ली है। अब एक बात बताओ, लेट सपोज कि ज़्यादा कुछ नहीं, हर बंदा आज के दिन में 10 लाख की तो पॉलिसी लेता ही लेता है कि आफ्टर उसकी डेथ 10 लाख रुपए उसके परिवार वालों को मिल जाए। लेकिन जनरली बहुत से लोग होते हैं जो 1-1 करोड़ की, 5-5 करोड़ की भी रखते हैं। बट मैं एक सबसे छोटी वैल्यू लेकर चलता हूँ, दैट इज 10 लाख। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारे देश में कितनी आबादी है? सर 135 करोड़ की है। क्या सभी का इंश्योरेंस होगा? द आंसर इज नो, बट हाँ मैक्सिमम लोगों का होगा। मैं कहता हूँ बहुत हद मार के भी अगर मैं लोएस्ट फिगर लूंगा तो 50% जनता तो इंश्योर्ड होगी ना। वैसे तो ज्यादा होगी बट मैं बहुत कम फिगर ले रहा हूँ। अब 135 का अगर आप 50% करोगे तो कितना आएगा? 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 67.5 करोड़। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, 67.5 करोड़। अब जिसका इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का, उसे एक मुश्त 10 लाख रुपए नहीं देने। हर साल लेट सपोज कि इस पर्सन को क्या करने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए, एक साल में सिर्फ 1 लाख रुपए किसको देने होंगे? इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रीमियम के रूप में देने पड़ेंगे। कब तक? 10 सालों तक। आप बात समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, 67.5 करोड़ की जनता है, अगर हर पर्सन 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख रुपए, ये मैं साल का बता रहा हूँ, ये कितने रुपए हो जाएंगे? आप अंदाजा लगा लो ये कितनी बड़ी फिगर हो जाएगी। 60.5 डबल जीरो और 3 जीरो और इतने करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए एक बार में, एक साल के अंदर। आप एक बात सोचो, एलआईसी के पास इतना बड़ा अमाउंट का पैसा आ गया, ये एलआईसी क्या करेगी? एलआईसी ये पैसा गवर्नमेंट को लैंड कर देगी और गवर्नमेंट को पैसा उधार दे देगी, बदले में क्या ले लेगी? ट्रेजरी बिल ले लेगी या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय कर लेगी, है ना। इसके पास क्या रहेगा? एक पेपर आ जाएगा, पेपर क्लेम आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा आ गया, अब इस पैसे से वो मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे या कहीं कोई हाईवे बनाना चाहेंगे तो इस पैसे का यूज़ वो वहाँ पर कर सकती हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लो एक हाईवे ही बनाया, ठीक है, जब हाईवे बनाएंगे, टोल प्लाजा वगैरह बनाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ से जब जो भी गाड़ियाँ निकलेंगी उनसे एक चेक पॉइंट के ऊपर क्या लिया जाएगा? पैसा ले रहेगा। तो गवर्नमेंट को पता है अगर इतने रुपए खर्च करें तो इससे डबल पैसा एक साल के अंदर ही आ जाएगा। गवर्नमेंट को भी इनकम और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने एलआईसी वालों को भी दे दिया। बताओ मार्केट के अंदर कितना बड़ा पैसों का झोल चल रहा है। झोल नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर चल रहा है ना। कल को मैं बोलूँ एलआईसी कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या लोगों की लाइफ इंश्योर्ड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सोच के देखो, और इसकी डेथ होगी, इसके परिवार वालों का क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर इंसान को वापस लेकर आया जाएगा, यहाँ पर बात यह है कि एटलीस्ट उस इंसान से जो आपको फायदा मिलता वो उसके जाने के बाद भी आपको मिलता रहेगा।
आई बात समझे, दैट इज कॉल्ड द इंश्योरेंस, इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस। अब मैं आपको बता दूं, हम जब भी इंश्योरेंस कराते हैं तो दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, दो के अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं होता, याद रखना। कोई बोले तो समझो वो गलत बता रहा है। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ का इंश्योरेंस और एक आपका होता है जनरल इंश्योरेंस, बस दो ही होते हैं और कुछ नहीं होता। लाइफ का इंश्योरेंस करने वाली कॉर्पोरेशन का नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जनरल इंश्योरेंस करने वाली कंपनी का नाम है GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब जनरल में मैराइन आ जाएगा आपका, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आ जाएंगे जो आप देखते हो ना कि हाँ भाई ट्रांसपोर्ट में इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लाइफ अपने आप में अलग है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि आखिर ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, ये किस तरह से पैसों से पैसा बनाने का काम करता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन सी अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी जो इसको रेगुलेट करेगी, इसके कामकाज को रेगुलेट करेगी, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, वो सारी की सारी चर्चा आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बात और आपको बेस समझ आया। देखो आप जानते हो हमारा मोटिव कभी नहीं है कि हम सिर्फ ब्लाइंडली रमेश सिंह में लिखी हुई चीजों को फॉलो अप करें। हमारा मेन मोटिव है कि हम पहले अपना एक अच्छा सा बेस बनाएं, जितना अच्छा बेस होगा उतने ही चैप्टर आपके ग्रिप के अंदर आ जाएगा। और आपको अगर आप हमारी सारी सीरीज फॉलो अप कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि हम किस तरीके से पहले बेस बनाते हैं, और ये वही बेस है। बोलो बेस आपका क्लियर हुआ कि इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। चलो अब अगर हम इसको बुक से पढ़ेंगे तो देखो आपके लिए कितना ज्यादा ईजी हो जाएगा। और दोस्तों मैंने साथ के साथ आप लोगों के लिए ना शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स ये टाइप करोगे मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो उसे। अब देखो इंश्योरेंस इन इंडिया। अब यहाँ पर आज का टारगेट क्या है, देखो मैंने अभी टारगेट नहीं बताया था। आज का टारगेट है मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन कराऊंगा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या होता है ये कराऊंगा। ये दो आज के हमारे टारगेट है, ठीक है। आज के ये दो हमारे टारगेट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, तो कहा गया इकोनॉमिक टर्म में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके रिस्क को मिनिमाइज करे, दैट इज कॉल्ड बिया इंश्योरेंस। मैंने बोला कि मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूँ, कल को हो सकता है मेरी आवाज़ में कोई खराबी आ जाए या मेरी आवाज़ एक्सीडेंट के चलते उतनी अच्छी ना रहे, चली जाए, कुछ हो रहा है, तो मैं इसका इंश्योरेंस करा लेता हूँ। इंश्योरेंस कराने से मतलब है कि कल को अगर इससे मेरा प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा तो एक्चुअली दूसरी जगह से मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। एक्चुअली मैंने अपना रिस्क को क्या कर लिया, यहाँ पर मिनिमाइज कर लिया, और इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस। जैसे लता मंगेशकर है, उन्होंने अपने गले का क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है। कल को अगर उनकी आवाज़ भी चली जाती है तो अगर वो कोई सॉन्ग प्ले भी नहीं भी कर पाएंगे, कोई सॉन्ग गा नहीं पाएंगे, तो इन केस उनको पैसा इंडेमनीफाई किया जाएगा। इंडेमनीफाई का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। इंश्योरेंस कभी इंसान नहीं लेकर आता, कभी आपकी जबान और गला लेकर नहीं आएगा, बल्कि आपकी क्षतिपूर्ति कर देगा कि आप उससे जो कमा सकते थे आप नहीं कमा पा रहे, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे आउट कर देगी, ठीक है। तो वही लिखा है इंश्योरेंस। अगर इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो ये क्या होता है, आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसी चीज जिसके थ्रू आपके लाइफ का इंश्योरेंस किया जा सकता है, जिसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, या फिर वो आपके एसेट्स के लॉस को या कोई प्रॉपर्टी का लॉस होने वाला है उसको इंडेमनीफाई करता है, जिसको जनरल सेगमेंट बोलते हैं। अरे ये वही चीज है ना, मैंने भी आपको नहीं बताया था इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, लाइफ और जनरल। ये वही चीज तो लिखी हुई है, बोला था ना जितना अच्छा बेस बना लोगे उतनी चीज आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अब बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो बोलबाला है वो भारत में कब स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको बता दूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है इसका अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो भाई साहब ये इंडिया में तब से चलती आ रही है जब से वेद कुरान वाली चीजें हो रही हैं। राजा महाराजाओं के टाइम से इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। अब इंश्योरेंस में क्या होता है, अच्छा आपने एक चीज नोटिस की कि मैंने यहाँ पर आपको एक बात बोली थी कि 135 करोड़ की आबादी में से 50% जनता इंश्योरेंस कराती है, तो 50% 1-1 लाख रुपए एक पूल में डालती है। पूल मतलब एक गुल्लक समझ लो, इस गुल्लक में सभी लोग पैसे डाल रहे हैं। ये पूल अपने आप में इतना बड़ा होता है, ये अमाउंट देख रहे हो, ये पूल वाला अमाउंट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चलता रहा है। आप एक एक लाइन को पढ़ना मेरे साथ साथ, जहां पर हमें इंपॉर्टेंट लगे हम बुक की एक एक लाइन पढ़ेंगे, जहां इंपॉर्टेंट नहीं लगे वहां हम चीजों को छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस जो है उसका जो इंडियन हिस्ट्री है उससे बहुत पुराना कनेक्शन है। देखा गया है, जैसे आप यहाँ पर देखो मनुस्मृति आपका यज्ञ, ये क्या लिखा है, यज्ञ वाल्या, ठीक है, और आपका अथर अर्थशास्त्र, ये तीन जो हमारे वेद हैं, इन वेदों के अंदर ये चीजें दे रखी हैं और साफ साफ लिखा हुआ है, एक कॉमन लाइन लिखी हुई है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि हर एक इंसान को अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए रिसोर्स को पूल करना चाहिए। पूल जानते हो, पूल जैसे होता है ना जिसमें पानी भरा होता है, क्या होता है उसमें एक जगह पानी जमा हुआ होता है सब, उसी तरीके से आपको भी अपने पैसों को एक जगह जमा और इकट्ठा करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट देखो कितना पुराना है, और साफ साफ लिखा हुआ है कि जरूरत पड़ने पर इस पूल से पैसा निकाल लो, यानी जो आपने गुल्लक डाली है उस गुल्लक से कब पैसा निकालो, जब आपको जरूरत पड़े। जरूरत कब पड़ेगी, जब आपके पास कोई क्लैमिटी आ जाए, या कोई फायर फूड हो जाए, या कोई एपेडमिक आ जाए, या कोई फिमाइन आ जाए, तब इस पैसे का आप यूज करोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और आज की डेट में हम इसी को जो
जो हम ये अलग अलग नामों से बुलाई गई है, आज की डेट में हम इसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या नए जमाने से आधुनिकरण से हुआ है, द आंसर इज नो। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुरानों से चलते आ रहे हैं और उन्हीं को आज हम फॉलो कर रहे हैं एक नए नए नामों के साथ और नई नई स्कीम्स के साथ। बोलो क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब एक बात बताओ, जब आप जानते हो हमारे लिए इंश्योरेंस कंपनियां इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो क्या इन इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दें? आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर हमने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दी तो भाई वो तो इसका इस्तेमाल प्रॉफिट मेकिंग के लिए करेंगे। बिल्कुल सही कहा। उनका फिर सोल मोटिव इंडेमनीफाई करना नहीं रहेगा, उनका सोल मोटिव हो रहा है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है। तो ऐसे केस में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश को ऐसी ज़रूरत पड़ी कि भाई ऐसा है, लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए LIC को नेशनलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे किसके अंदर, LIC के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LIC का टॉपिक। LIC की फुल फॉर्म क्या बताओ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां लिखा हुआ है द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस या इंडस्ट्री जो है कंट्री के अंदर, इसको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया 1956 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के हिसाब से, जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर लिखा होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कब नेशनलाइज किया गया, तो आज़ादी के तुरंत बाद नहीं, 1956 के अंदर। दोस्तों याद होगा जब उन्होंने पीछे चैप्टर पढ़ा था तो IPR पॉलिसी 1956 होता था, बहुत फेमस था वो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। समझ जाओ कि उस टाइम इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए हमने इंश्योरेंस को क्या किया था, नेशनलाइज किया था। अब ये नेशनलाइज क्या होता है, प्राइवेटाइज क्या होता है, ध्यान से सुनो। नेशनलाइज का मतलब होता है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट उसके मैक्सिमम होल्डिंग अपने पास ले ले तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं नेशनलाइजेशन। जबकि दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है वो चाहती है कि अपने शेयर को प्राइवेट सेक्टर में बांट दे, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जो दोस्तों जो लोग हमारी हिंदू न्यूज़पेपर वाली सीरीज देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने इसके अंदर कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ बताई थी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसने अपने क्या किए हैं, जो शेयर हैं वो पब्लिक सेक्टर को बांट दिए, यानी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो दोस्तों साथ के साथ हिंदू न्यूज़पेपर देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिसका एनालिसिस मैं ही करता हूँ बट दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। तो प्लीज़ उसको भी देखते रहना, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ को हम लिंक करते हुए चलेंगे अपने करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि जो लाइफ इंश्योरेंस की जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया था, नेशनलाइज। कब किया था, 1956 के अंदर कर दिया। अब नेशनलाइज करने का फायदा क्या हुआ कि मैक्सिमम होल्डिंग अब गवर्नमेंट के हाथों में आ गई है। अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोसाइटी के सोशल वेलफेयर के लिए अपने अपने तरीके से क्या बनाएगी, स्कीम्स बनाएगी। यह लिखा हुआ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप। अब जब इसका सेटअप किया गया था ना LIC कंपनी का, यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या था, 245 इंडियन कंपनी थी और कुछ फॉरेन कंपनीज थी। इन सब को एक साथ मर्ज करके हमने क्या बना दिया, LIC बना दिया। एक बात बताओ, छोटी छोटी कई सारी कंपनियां जो इंश्योरेंस करती है वो बढ़िया है, या उन सबको मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बना दो। दोस्तों अगर इंडिया में इंश्योरेंस का जब भी नाम आता है तो आपके मुंह से LIC निकलता है, जबकि आप कंपनी का नाम ले रहे हो, आपको लगता है नहीं ये तो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। हाँ इंश्योरेंस की बात करो, बट आप एक कंपनी का नाम लेते हो LIC। तो कंपनी कैसे बनी थी, 245 इंडियन कंपनीज और कुछ फॉरेन कंपनियों को जोड़कर हमने क्या बनाया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया। ओपनिंग में ये क्या थी, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी, लेकिन बाद में हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, गवर्नमेंट सेक्टर में। और आज की डेट में अगर आप कहो कि LIC के अंदर क्या प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं, द आंसर इज नो। बट हाँ गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि आने वाले टाइम में हम LIC को क्या कर दें, प्राइवेटाइज कर दें, क्योंकि व्हाइट एलिफेंट की तरह हो गया जहां पर लॉस मेकिंग बनती जा रही है। ठीक है, चलो वो आगे का मुद्दा जब होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। LIC को हम अपने पास इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब आप सोच के देखो ना, LIC में लोग इतना सारा पैसा लगाते हैं, अल्टीमेटली वो पैसा गवर्नमेंट को ही तो मिल जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू, है ना। अब देखो जब हमने LIC कंपनी बनाई तो इसके पीछे हमने मतलब गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज किया, तो उसके पीछे दो मेन रीजन थे। वैसे रीजन कई सारे थे बट ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो दो ही रीजन निकलते हैं। कौन से थे रीजन नेशनलाइज करने के? पहला रीजन था ताकि हम हर व्यक्ति की लाइफ को सिक्योर कर पाए और उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाए। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहा ही है तो प्राइवेट सेक्टर तो बस प्रॉफिट मोटिव पे काम करेगा। अगर गवर्नमेंट ने इसके शेयर खरीद लिए तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हम चाहते हैं सोसाइटी के हर व्यक्ति की लाइफ को हम सिक्योर करें ताकि उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या हो पाए, मिल पाए। दूसरा रीजन क्या था कि हम लोगों की सेविंग्स को मोबिलाइज करें। दोस्तों अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लोग पैसा एक साल में पैसा नहीं डालेंगे तो लोगों की हैबिट बन जाएगी पैसा खर्च करने की और सेविंग उनके अंदर होगी नहीं। तो ऐसी स्कीम के थ्रू हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो अपने पैसों को बचाना सीखें और बचा के इन्वेस्ट करना सीखें, जिससे फ्यूचर में उनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले और उनकी लाइफ क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए, चाहे वो जान से चाहे माल से, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो बताओ पहला रीजन क्या था? पहला रीजन था लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना
था, और दूसरा रीज़न क्या था, लोगों की सेविंग्स को मोबिलाइज करा के उस जगह पर डालना जहां पे उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। आगे लिखा है LIC जो है वो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर है। किस तरीके से, क्योंकि LIC जो भी पैसे इकट्ठा करती है वो गवर्नमेंट को दे देती है। मैंने भी आपको बताया था ना कि LIC जो भी प्रीमियम के थ्रू पैसे इकट्ठा करती है वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को खरीद लेती है और बदले में वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देती है। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा आ जाता है ताकि वो सोसाइटी में बड़े बड़े जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर वो पैसा लगा पाए। आप जानते ही हैं जैसे अभी अहमदाबाद से आपकी महाराष्ट्र यानी मुंबई, वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। दोस्तों बुलेट ट्रेन इतना आसान कॉन्सेप्ट थोड़ी है, माना कि बाहर की टेक्नोलॉजी हमारी जापान की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, बट पैसा तो हमारा ही जा रहा है ना। तो कितना बड़ा अमाउंट का पैसा इसमें लगा हुआ, सोच के देखो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा यहीं से आएगा। ये LIC जो है ना भाई साहब बहुत करोड़ों रुपए कमा के देती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आपको LIC के रिगार्डिंग सारी चीज़ समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं। चलो इसके बाद अब हम बात करते हैं GIC की। मैंने अभी आपको बताया था ना, देखो बेस आपका क्लियर था, मैंने बताया था ना लाइफ को इंश्योर करने के लिए LIC, और GIC होती है जो लाइफ के अलावा होती है, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका मरीन इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस, वो सब आपके GIC में कवर होते हैं। तो लिखा हुआ है GIC को कब नेशनलाइज किया गया, 1971 के अंदर किया गया। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलो मुझे बताओ LIC को कब नेशनलाइज किया गया, LIC को कब नेशनलाइज किया गया था, वो याद है IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, हाँ सर याद आ गया, 1956 में नेशनलाइज किया। और GIC को कब नेशनलाइज किया, 1971। दोस्तों ये थोड़ा क्रैमिंग वाला पार्ट है, मैं आपकी इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसको तो आपको क्रैम करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करो आपके दादाजी पापा या कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसकी डेट ऑफ बर्थ शायद यही होगी, तो वहाँ से इसको थोड़ा कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो, एक निमोनिक बना सकते हो। तो GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 1971 में गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, नेशनलाइज किया। पहले ही क्या था, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी। जब इसको नेशनलाइज किया तो उस टाइम पर कितनी कंपनी थी, 107 इंडियन कंपनीज थी और कुछ फॉरेन कंपनीज थी। इनको मर्ज करके हमने क्या बना दिया, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी बना दिया। ये हमारे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जो GIC है इसको कब बनाया गया था, जैसे 1971 में इसको नेशनलाइज कर दिया और ये 1972 को किया गया। लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया, इसका मेन ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ था वो जनवरी की 1 तारीख 1973 से इसने काम करना शुरू किया था। अब यहाँ पर बात को ध्यान से सुना, जो GIC है इसकी टोटल 4 सब्सिडरी या कह लो 4 होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी नहीं बोलेंगे होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। सर ये होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है जरा बता दोगे, हाँ बिल्कुल बता देंगे। चलो मैं आपको पहले होल्डिंग और सब्सिडरी समझाता हूँ फिर इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखो क्या है कि लेट सपोज कि XYZ लिमिटेड है, ठीक है। इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड, D लिमिटेड, इन सभी कंपनियों के 51% शेयर खरीद लिए। जब इसने 51% शेयर खरीद लिए तो बताओ मैक्सिमम होल्डिंग किसके पास आ गई, XYZ के पास आ गई। तो ये कंपनी क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी। ये कंपनी क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी। और ये सारी कंपनी जिनके 51% शेयर खरीदे गए ये सब क्या कहलाएंगी, सब्सिडरी कंपनी। क्या कहलाएंगी, सब्सिडरी कंपनी। तो कहा गया है कि जो GIC है इसकी जो होल्डिंग कंपनी है, मतलब GIC में किस किस का पैसा लगा हुआ है 51% से ज़्यादा, तो 4 मेजर कंपनियों का लगा हुआ है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का लगा हुआ है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का लगा हुआ है, ओरिएंट फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का लगा हुआ है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों ये चारों नाम याद कर लो क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसके कौन कौन सी होल्डिंग कंपनीज है। तो याद कर लो, पहला क्या है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा ओरिएंट फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये 4 है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि जैसे 1991 से पहले हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ और चलता था। 1991 को जब हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हुई तब जाके हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंडिया के अंदर लेकर आए। जब वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया तो अब हमें ये पढ़ना है कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो वही लिखा हुआ है, इन दिस एरा इकोनॉमिक रिफॉर्म 2 मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द एरिया। 1991 के बाद इस एरिया के अंदर 2 मेजर रिफॉर्म देखने को मिले। पहला रिफॉर्म नवंबर 2000 में देखने को मिला कि जो GIC था हमने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी, री इंश्योरेंस का। तो अब इसका नाम क्या हो गया था, GIC री इंश्योरेंस। वैसे री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको 3rd या 4th क्लास के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड करना, ठीक है। दूसरा बोला गया कि एक मेजर रिफॉर्म मार्च 2002 के अंदर देखा गया जब GIC ने अपनी होल्डिंग को विड्रॉ कर लिया। मतलब कहने का ये कि ये जितनी चारों कंपनियां थी बाद में गवर्नमेंट ने इनको टेक ओवर कर लिया। यानी आज की डेट में अगर हम बात करें GIC की होल्डिंग कंपनी कौन है तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले कितनी थी, 4 थी। फिर इन चारों को भी किसने टेक ओवर कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। नहीं समझे, क्लियर है ना बात, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारे ये आज का टारगेट कंप्लीट होता है।
आज के टारगेट में हमारा क्या था कि हम अपने पास डेफिनेशन करेंगे और इंश्योरेंस इंडस्ट्री करें। लेकिन क्लास खत्म नहीं हुई अभी। मैंने आपके लिए समरी नोट्स बनाए हुए हैं। सर समरी नोट्स बनाए? हाँ बिल्कुल बनाए, हर चैप्टर के बनाते हैं। आओ देखो समरी नोट्स में क्या लिखा हुआ है। जो चीज़ें पढ़ी है इन्हीं को मैंने थोड़ा सा समराइज वे में लिख दिया, जिससे कि आपको बुक उठाने की जरूरत ना पड़े। सर क्या ये नोट्स हमें मिल जाएंगे? अरे बिल्कुल मिल जाएंगे यार, तुम लोग बस बोला करो, बाकी काम मेरे पर छोड़ा करो करने का, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे बनाए हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी। आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, नहीं मिले तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप देखो मैंने जो चीज़ पढ़ाई है उसको देखो किस तरह से मैंने समराइज वे में लिखा है, इसको भी ध्यान से पढ़ना। मैंने कहा कि अगर मैं इंश्योरेंस का मतलब बोलूं तो इंश्योरेंस का मतलब होता है रिस्क को कट डाउन करना। इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर कितनी है? दो है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस है और एक जनरल इंश्योरेंस है। मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया था। लाइफ इंश्योरेंस के लिए कौन सी कंपनी है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जबकि जनरल इंश्योरेंस के लिए कौन सी बड़ी कंपनी है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC को कब नेशनलाइज किया गया था? 1956 के अंदर। और GIC को कब नेशनलाइज किया गया था? 1971 के अंदर। याद आ रहा है ना, अभी बताया था। अच्छा LIC को नेशनलाइज करने के पीछे दो मोटिव कौन कौन से थे? सर दो मोटिव ये थे कि हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना चाहते थे और उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करवाना चाहते थे, ताकि उनकी सेविंग्स की हैबिट अच्छी खासी बन जाए, है ना। अच्छा GIC को नेशनलाइज 1971 में किया गया था और इसकी 4 होल्डिंग कंपनी कौन कौन सी है? नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंट फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आई बात समझे? और बाद में इन सभी को कौन डायरेक्ट करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। बोलो क्लियर हुआ? तो आई होप कि जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसका ये समरी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सिर्फ इतना पढ़ लोगे तो आप समझ जाओ कि आपने वो बुक में जो भी पढ़ा है वो पूरा पढ़ लिया। क्लियर है ना? लेकिन ये तभी समझ आएगा जब आपने पहले बुक पढ़ी होगी, ठीक है। चलो तो आज के सेशन के लिए इतने रखते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, इतनी मेहनत से हम आपके लिए एक एक वीडियो बना रहे हैं, आप देख लो आप कुल मिला के 131 वीडियोस होगी, जिसमें अभी हमने सिर्फ 12 ही चैप्टर कवर किए। तो आप देख लो पूरी बुक करने में हमें कितना ज़्यादा अभी टाइम लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट किया करो, अच्छे अच्छे कॉमेंट करके, व्हाट्सएप करके, इवन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कभी कभी थोड़े बहुत स्टेटस पर लिंक वगैरह लगा दिया करो, जिससे कि हमारी थोड़ी सी रीच बढ़ जाए, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे कि हमारे साथ और भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो guys, that's all about this video lecture series. So guys, if you like the video, give a big thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।